Hello everyone, I'm from Sampan Institute Phagwara. Today I'm here with a new GT reading that is Arriving in a Singapore by Train. Okay, without wasting any time, let's start with today's reading. The first category is uh, which places would you go to in the following situations. तो यहाँ पे हमने मैच करना है स्टेटमेंट विद द करेक्ट प्लेस दैट इज A to H. यहाँ पे हमारे पास है 1 to 5 जो है क्वेश्चंस दिए हुए हैं और साथ में लिस्ट ऑफ प्लेसेस हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम क्या करेंगे, जो A से लेके H तक हमारे पास प्लेसेस उन्होंने मेंशन की है तो इनको हम सर्कल और अंडरलाइन करेंगे अपने जो पैराग्राफ है उसमें. तो नाउ लेट्स सी जहाँ पे ऐसे हमने किया हुआ है, यहाँ पे हमने स्केयर की फॉर्म में उन सभी प्लेसेस को हमने कर लिया है. तो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. यू फाइंड आफ्टर योर फ्लाइट दैट योर सूटकेस हैज स्प्लिट. तो आपने यहाँ पे यू फाइंड आफ्टर कि आपने फाइंड किया है आफ्टर योर फ्लाइट, अपनी फ्लाइट के बाद कि आपका जो सूटकेस है वो अलग हो गया है. हैज स्प्लिट, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास सी है, दैट इज लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर. तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास आता है, अगर हम जाएं, दैट इज यू कैन प्रोसीड टू द लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर फॉर एडवाइस इफ यू कैन नॉट फाइंड योर बैगेज और वुड लाइक टू रिपोर्ट डैमेज बैगेज. तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अगर आपको आपका बैगेज नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वहाँ पे आपसे वो अलग हो गया है, तो आप वहाँ पे लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर में आप कंप्लेन कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो. सो आंसर हमारे पास आ गया सी. सेकेंड है यू वॉन्ट टू रिजर्व अ रूम एट अ ट्रांजिट होटल. तो आप यहाँ पे क्या करना चाहते हो, आप रिजर्व करना चाहते हो एक रूम ट्रांजिट होटल में. इसका आंसर हमारे पास जी है. अगर आपने ऐसा करना है तो आपको रिसेप्शन डेस्क पे जाना पड़ेगा. इसका आंसर है हमारे पास लास्ट पैराग्राफ में. अगर हम यहाँ पे देखें, यू कैन मेक दीज एट द होटल रिजर्वेशन काउंटर विद जो है सिंगापोरियन जो है हमारे पास $10 पर रिजर्वेशन डिपॉजिट डिडक्टेबल फ्रॉम योर होटल बिल एट द एंड ऑफ योर स्टे. दीज काउंटर्स डू नॉट हैंडल द ट्रांजिट होटल्स. फॉर दीज गो टू द रिसेप्शन डेस्क ऑन लेवल 3. तो यहाँ पे बोला है कि जो ऊपर वाले जो डेस्क हैं उन्होंने काउंटर्स हैं वो इसको ट्रांजिट होटल्स को हैंडल नहीं करते. तो इसके लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, रिसेप्शन डेस्क पे जाना पड़ेगा ऑन लेवल 3. तो आंसर हमारे पास आ गया, दैट इज रिसेप्शन डेस्क. थर्ड है यू आर नॉट श्योर इफ यू हैव बॉट टू मच इन द ड्यूटी फ्री शॉप. उन्होंने बोला है कि आप श्योर नहीं हो कि आपने जो है ज़्यादा खरीदा है कि नहीं खरीदा है ड्यूटी फ्री शॉप के ऊपर. इसका आंसर हमारे पास डी है कि हमें रेड चैनल से ये पता चलेगा, यहाँ हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा. थर्ड का आंसर हमारे पास है सेकेंड पैराग्राफ में. तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है प्लीज यूज द ग्रीन चैनल फॉर योर बैगेज क्लियरेंस इफ यू डू नॉट हैव कंट्रोल्ड और प्रोहिबिटेड आइटम्स टू डिक्लेयर और हैव नॉट एक्सीडेड योर ड्यूटी फ्री कंसेशन. प्लीज यूज द रेड चैनल इफ यू हैव आइटम्स टू डिक्लेयर और आर इन डाउट. तो उन्होंने बोला है कि यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपने एक्सीड किया है कि नहीं किया है, तो यहाँ पे आपने यूज करना है रेड चैनल को. इफ यू हैव आइटम्स टू डिक्लेयर और आर इन डाउट, अगर आपको लगता है कि आपने डिक्लेयर करना है आइटम्स को और आप डाउट में हो कि आपकी आइटम्स ज्यादा हैं, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, दैट इज डी. फोर्थ है यू आर नॉट श्योर वेयर टू कलेक्ट योर लगेज आफ्टर योर फ्लाइट. तो बोले यहाँ पे आप श्योर नहीं हो कि आपने कहाँ से अपना लगेज कलेक्ट करना है आफ्टर फ्लाइट. इसका आंसर हमारे पास एफ है. तो हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, लेवल 2 पे जाना पड़ेगा. फोर्थ का आंसर हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ में है. यू कैन रेफर टू द फ्लाइट इंफॉर्मेशन टेलीविजन स्क्रीन ऑन द लेवल 2 फॉर द एलोकेशन ऑफ योर बैगेज क्लेम बेल्ट. उन्हें बोला है कि यहाँ पे अगर आपने एलोकेशन जो है करनी है अपने जो भी आपका बैगेज है वहाँ पे क्लेम बेल्ट में, तो आपको लेवल 2 के ऊपर जाना पड़ेगा. आंसर हमारे पास आ गया लेवल 2, दैट इज एफ. फिफ्थ है यू नीड समवन टू हेल्प यू विद योर सूटकेसेस. तो उन्होंने बोला कि आपको जरूरत है कि कोई आपकी हेल्प करे आपके सूटकेसेस में. इसका आंसर हमारे पास ये है, दैट इज इंफॉर्मेशन डेस्क. अगर हम देखिए इसकी लोकेशन हमारे पास यहाँ पे है लास्ट में फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर. वुड यू लाइक टू रिपोर्ट डैमेज बैगेज. तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे अगर हमें सूटकेस के साथ कोई प्रॉब्लम है, इसका मतलब अगर आपका बैगेज डैमेज हुआ है तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा. सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, दैट इज ए आ गया, इंफॉर्मेशन डेस्क. यू कैन नॉट प्रोसीड द लॉस्ट एंड उन्होंने बोला है यहाँ पे, तो वहाँ पे हम कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वन आ गया हमारे पास, दैट इज सिंगापुर
एयरपोर्ट अगेन, तो यहाँ पे उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी रिलीफ की बात की है, इसमें कैटेगरी हमारे पास है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। तो यहाँ पे हमारे पास है 6 क्वेश्चन, एवरीवन इज ऑब्लाइज्ड टू पे 3% टैक्स ऑन गुड्स दे ब्रिंग इनटू सिंगापुर। उन्हें बोला कि हर एक किसी को वहाँ पे करना पड़ेगा 3% टैक्स जो वो गुड्स लेके आए हैं कहाँ पे, सिंगापुर में। तो इसका आंसर हमारे पास है फॉल्स। अगर हम देखें इसकी लोकेशन है हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ में, ए 3% गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज लीव्ड ऑन द सेल ऑफ ऑल गुड्स इंपोर्टेड इनटू सिंगापुर इफ यू आर अ विजिटर, रिटर्निंग सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट ऑफ सिंगापुर, यू मे बी ग्रांटेड जीएसटी रिलीफ अंडर सर्टन कंडीशन। बोले कि सभी को नहीं, अगर आप विजिटर हो और अगर आप रिटर्न कर रहे हो, सिटीजन हो, परमानेंट रेजिडेंट हो सिंगापुर के, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा वहाँ पे जीएसटी में। इसका मतलब सभी को 3% नहीं देना पड़ेगा, उनको थोड़ा बहुत वहाँ पे रिडक्शन मिलेगी या रिलीफ मिलेगा। सो आंसर हमारे पास आ गया फॉल्स। 7th है यू कैन ओनली रिक्लेम टैक्स ऑन परचेजेज मेड इन सर्टन शॉप्स। मैंने बोला कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, रिक्लेम कर सकते हो टैक्स के लिए ऑन परचेजेज मेड इन सर्टन शॉप्स को। अगर आपने कुछ शॉप्स हैं, कुछ स्पेसिफिक शॉप्स है जहाँ पे अगर आपने किया होगा तो वहाँ पे आप रिक्लेम कर सकते हो। इसका आंसर हमारे पास ट्रू है। 7 की लोकेशन है हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ में, टैक्स फ्री शॉपिंग। As a tourist or visitor, you can apply for a refund at the customs of the 3% GST on goods purchased during your stay in Singapore, provided you shop at stores with the tax-free shopping logo. इसका मतलब यहाँ पे tax-free shopping logo लगा होगा, वहीं पे हम जो है कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं हमें मिलेगा। सो इसका मतलब आंसर हमारे पास आ गया ट्रू के सर्टन शॉप्स है जहाँ पे आपको रिक्लेम आप कर सकते हो अपने टैक्स को। सो आंसर हमारे पास आ गया ट्रू। 8 है, if you have spent a total of Singapore dollar 150 on your purchases, you can get a tax refund. उन्हें बोला कि अगर आपने स्पेंड किया है टोटल में 150 सिंगापोरियन डॉलर, तो वहां पे आपके अपनी परचेज को तो आपको रिफंड मिल सकता है। इसका आंसर भी हमारे पास फॉल्स है। इसकी लोकेशन हमारे पास सेकंड पैराग्राफ में ही सेकंड बुलेट पॉइंट में है, स्पेंड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ डॉलर 100 सिंगापुर एट वन शॉप एंड एट लीस्ट सिंगापुर डॉलर 300 इन टोटल। इसका मतलब हमने वन शॉप के ऊपर 100 किया हो लेकिन टोटल हमारे पास 300 होना चाहिए, तब हमें वहां पे रिडक्शन मिलेगी जहाँ थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। तो इसका मतलब आंसर आ गया कि हमारे पास फॉल्स है। उन्होंने 150 बोला लेकिन उन्होंने बोला टोटल में 300 होना चाहिए, तब जो वहां पे आपको रिफंड मिल सकता है। तो आंसर हमारे पास आ गया फॉल्स। 9th है हमारे पास, यू हैव टू रिक्लेम योर टैक्स विद इन अ सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम। उन्होंने बोला कि आपको करना पड़ेगा रिक्लेम जो है टैक्स के लिए विद इन सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम, कुछ टाइम के बीच में। इसका आंसर हमारे पास नॉट गिवन है। अगर हम देखिए यहाँ पे रिक्लेम उन्होंने रिफंड की बात की हमारे पास, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहीं पे भी टाइम पीरियड नहीं बोला है कुछ ऐसा। तो आंसर हमारे पास क्या है, दैट इज नॉट गिवन। ओके, 10th है, यू विल बी चेंज अ सर्टन अमाउंट ऑफ फॉर एडमिनिस्ट्रेशन व्हेन यू गेट द टैक्स बैक। उन्होंने बोला कि वहां पे आपसे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन जो है अमाउंट लिया जाएगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ फीस चार्ज की जाएगी अगर आपको आपका टैक्स वापस लेना है। इसका आंसर ट्रू है। इसकी लोकेशन हमारे पास है लास्ट पैराग्राफ में, प्लीज नोट दैट हैंडलिंग फीस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द जीएसटी अमाउंट फॉर द रिफंड सर्विस। मतलब वहां पे आपको हैंडलिंग फीस जो है वो देनी पड़ेगी अगर आपको रिफंड देना है अपनी सर्विस के लिए, यस जीएसटी के लिए। सो आंसर हमारे पास क्या है, ट्रू है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, सिंगापुर गाइड आ गया हमारे पास, सारा सिंगापुर के बारे में ही हमारा थर्ड पैराग्राफ भी है जैसे फर्स्ट और सेकंड था। यहाँ पे नो मोर देन 3 वर्ड्स है हमारे पास, यहाँ पे है कंप्लीट सेंटेंसेस हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट है हमारे पास 11, द सिंगापुर मैरियट होटल इज डिस्क्राइब एज एन डैश। उन्होंने बोला कि जो सिंगापुर में ये होटल है इसको डिस्क्राइब किया गया है किसी चीज की तरह, डिस्क्राइब एज एन। इसका आंसर है आई कैचिंग लैंड। अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास है, द रूट बिगिंस जस्ट ऑपोजिट द ऑर्चर्ड एमआरटी स्टेशन एट द सिंगापुर मैरियट होटल, दिस आई कैचिंग लैंडमार्क हैज अ डिस्टिंक्टिव चाइनीज स्टाइल। इसका मतलब वो क्या है हमारे पास, एज उसको आई कैचिंग लैंडमार्क बोला गया है जो सिंगापुर में है, डिस्टिंक्टिव चाइनीज स्टाइल में है। इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या आ गया, एज एन। अब आई है हमारे पास ऑब्वियसली, यहाँ पे बॉबल है तो बॉबल आया हमारे पास। तो यहाँ पे अगर हम देखें उन्होंने इसको बताया कि वो क्या है, दिस मतलब उन्होंने इसकी बात ही की है मैरियट होटल की जो कि आई कैचिंग लैंडमार्क है। सो आंसर हमारे पास आ गया आई कैचिंग लैंडमार्क। 12th है, द लैंड दैट टैंग बॉट वाज लोकेटेड ऑपोजिट अ डैश। जो लैंड जो टैंग ने वहां पे खरीदा था वो लोकेटेड था ऑपोजिट अ डैश। इसका आंसर हमारे पास सिमेट्री।
इसकी लोकेशन हमारे पास है। नेक्स्ट अगर हम देखें टैंक की लोकेशन हमारे पास यहाँ पे है नेक्स्ट पैराग्राफ में। अगर हम यहाँ पे देखें, उन्होंने यहाँ पे बात की है नेबरिंग टैंक की बात की है। उन्होंने बोला कि उसने एक एरिया देखा था बिकम अ बस्लिंग शॉपिंग सेंटर सिंस रेजिडेंस वहाँ पे नेबरिंग में थे। तो यहाँ पे टैंगलिंग की बात की डिस्ट्रिक्ट के पास। तो अगर हम देखें यहाँ पे टैंग बिल्ट अ डिपार्टमेंट स्टोर फ्रॉम हिज होम टाउन इन द Swato province of China. Tang built a department store in Bala on what was then a cheap isolated plot of land. The plot faced a cemetery. उन्होंने बोला कि टैंग ने बिल्ड किया वहां पे डिपार्टमेंटल स्टोर ऑन व्हाट वाज देन अ चीप आइसोलेटेड प्लॉट ऑफ लैंड था जो उसने खरीदा था। तो वो किसके, उसका फेस किसकी तरफ था? सिमेट्री, मतलब वहां पे जैसे हम जो मुर्दा है उनको वहां पे दफनाते हैं, तो वहां पे उन्होंने बात की कि वहां उसको फेस करता था, विच इज कंसिडर बैड ओमेन इन चाइनीज कल्चर। सो इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या आ गया कि लोकेटेड था ऑपोजिट आ सिमेट्री। ऑपोजिट मतलब उसको उसकी तरफ फेस था। नेक्स्ट है 13, द डैश ऑफ द न्यू टैंक बिल्डिंग इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ द ओरिजिनल बिल्डिंग। मतलब कि कोई चीज है जो न्यू टैंक बिल्डिंग की वो बहुत सिमिलर थी, किसके साथ सिमिलर है? ओरिजिनल बिल्डिंग की तरह। इसका आंसर है यूनिक चाइनीज आर्किटेक्चर, जहाँ अकेला आर्किटेक्चर भी हम लिख सकते हैं। इसका आंसर हमारे पास है सेकंड पैराग्राफ में ही लास्ट में है। इवन व्हेन द ओरिजिनल बिल्डिंग वाज टॉर्न डाउन इन 1982 टू गिव वे टू द प्रेजेंट सुपर स्टोर एंड स्काईस्क्रैपर होटल, इट रिटेन्ड इट्स यूनिक चाइनीज आर्किटेक्चर। बोला कि जब उन्होंने जो है ओल्ड बिल्डिंग को वहां पे गिराया, जब उसको तोड़ा 1982 में, तो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट सुपर स्टोर और स्काईस्क्रैपर को एक वे दिया गया या होटल बना हमारे पास, लेकिन उसने बनाई रखी। रिटेन्ड मतलब उसकी यूनिक चाइनीज आर्किटेक्चर था जो उसके साथ ही था, उसको उसने मतलब खोया नहीं, रिटेन ही था उसके साथ। इसका मतलब आंसर क्या आएगा हमारे पास? यूनिक चाइनीज आर्किटेक्चर वो अभी भी वहां पे सिमिलर है जो कि उसके ओरिजिनल बिल्डिंग में था। सो आंसर हमारे पास आ गया यूनिक चाइनीज आर्किटेक्चर। 14 है असेस टू सेबल डैश एट द सिंगापुर एयरलाइन सर्विस सेंटर मीन्स दैट यू डोंट नीड टू वेट फॉर असिस्टेंस। मतलब कि हमारा असेस है कि हम जो सेबल जो कोई चीज है जो वहां पे सिंगापुर एयरलाइंस में हम वहां पे पहुंच सकते हैं, उसको ले सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, जो असेस कर सकते हैं एयरलाइन सर्विस सेंटर में, मीन्स दैट यू डू नॉट नीड टू वेट फॉर असिस्टेंस। इसका मतलब वहां पे आपको हेल्प लेने के लिए जरूरत नहीं है वहां पे रुकने की। इसका आंसर हमारे पास है कंप्यूटर टर्मिनल्स, या फिर सेल्फ बुकिंग कंप्यूटर टर्मिनल्स, या फिर टर्मिनल्स फॉर सेल्फ बुकिंग। इसकी लोकेशन हमारे पास है लास्ट पैराग्राफ में। अगर हम यहाँ पे देखें लकी प्लाजा की बात हुई है, कंटिन्यू अलोंग ऑर्चर्ड रोड एंड एंटर द पैरागन शॉपिंग सेंटर। अपार्ट फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ शॉप्स एंड रेस्टोरेंट, देयर इज ऑल्सो अ सिंगापुर एयरलाइन सर्विस सेंटर टू फैसिलिटेट bookings and offer information to tourists. Also available are a number of computer terminals for self booking. इसका मतलब सेल्फ बुकिंग होगी तो आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका आंसर आ गया हमारे पास कंप्यूटर टर्मिनल फॉर सेल्फ बुकिंग, या फिर हमारे पास आ गया दैट इज टर्मिनल्स फॉर सेल्फ बुकिंग, या फिर कंप्यूटर टर्मिनल्स, या फिर सेल्फ बुकिंग कंप्यूटर टर्मिनल्स। क्योंकि सेल्फ बुकिंग हमारे पास वन वर्ड है तो कंप्यूटर टर्मिनल्स आ जाएगा, कंप्यूटर टर्मिनल या फिर टर्मिनल्स फॉर सेल्फ बुकिंग भी आ सकता है। तो आंसर हमारे पास आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास राइटिंग अ पर्सनल सीवी दैट विल अट्रैक्ट एम्प्लॉयर्स। उन्होंने बोला कि हमने राइट करनी है एक पर्सनल सीवी जो कि जो हमारे एम्प्लॉयर्स को जो है वो अट्रैक्ट करेगी। इसमें हम देखते हैं हमारे पास है दैट इज अगेंस्ट कंप्लीट सेंटेंसेज है, जिसमें हमने आंसर वन वर्ड में देना है। 15th क्वेश्चन है मैनी जॉब एप्लीकेंट्स डू नॉट डेयर टू रिवील इन अ सीवी बट देयर रियल इज। उन्होंने बोला बहुत सारे जॉब एप्लीकेंट्स हिम्मत नहीं करते हैं वहां पे, जहाँ पे उनको वो नहीं कर पाते हैं रिवील, शो नहीं करते हैं अपनी सीवी में जो उनकी रियल है, रियल में जो असल में वो है। इसका आंसर हमारे पास पर्सनैलिटी। इसकी लोकेशन हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ में है। यू आर यूनिक, नो वन हैज द सेम बिहेवियरल मेकअप दैट यू हैव, लाइकवाइज एवरीवन्स करियर हिस्ट्री इज ऑल्सो यूनिक, व्हाई is it then that a great many CVs are mostly descriptions of past jobs or standard CV templates and give away very little about the individual behind the CV? It's almost as if the majority of job seekers are afraid to let their own personality shine through. इसका मतलब वहां पे बोला कि बहुत सारे ऐसे जॉब सीकर्स हैं जो जॉब लेना चाहते हैं लेकिन वो डरते हैं अपनी पर्सनैलिटी को वहां पे दिखाना। इसका मतलब क्या है? आंसर आएगा हमारे पास मतलब उनके पास हिम्मत, जब वो डरते हैं इसका मतलब उनके पास हिम्मत नहीं होती कि वो रिवील कर सके, मतलब शो कर सके अपनी पर्सनैलिटी को जो उनकी रियल है। सो आंसर आ गया पर्सनैलिटी। 16 है
इफ एप्लीकेंट्स डू नॉट इंक्लूड वट मेक्स देम डिस्टिंक्टिव, बोले कि अगर एप्लीकेंट्स जो हैं वो इंक्लूड नहीं करते हैं जो कि जिसने उनको डिस्टिंक्टिव बनाया है, देयर सीवीज आर लाइकली टू बी अपीयर टू द रीडर, तो उनकी जो सीवीज हैं वो लगेंगी रीडर को, कुछ लगेंगी। इसका आंसर हमारे पास है डर। 16 की लोकेशन हमारे पास है दैट इज, अगर हम जाएं सेकंड पैराग्राफ में, उन्होंने यहाँ पे बात की है बट देयर इज अ डिफिकल्टी हियर, यू वांट योर सीवी टू स्टैंड आउट एंड येट एट द सेम टाइम आर अफ्रेड ऑफ सेइंग एनीथिंग दैट माइट मेक यू stand out. The problem with the above thinking is painfully clear. Your CV will be dull and likely to be swiftly passed over by an employer. तो उन्होंने बोला है कि जो हमारे पास इसमें प्रॉब्लम क्या रहेगी ऐसी थिंकिंग की, अगर आप वहाँ पे स्टैंड आउट नहीं करना चाहते, अपने आप को सामने दिखाना नहीं चाहते, तो आपकी सीवी डल होएगी और जो पॉसिबिलिटी है कि जो आपका एम्प्लॉयर है वो जल्दी से आपकी जो है सीवी वो स्विफ्टली जो है वो और वहाँ पे पास कर देगा, मतलब आगे दे देगा या रख देगा। सो आंसर हमारे पास आ गया डल। 17 है एप्लीकेंट्स नीड टू फाइंड वेज टू डिफाइन द डैश दैट मेक देम डू वेल इन देयर वर्क, तो उन्होंने बोला कि एप्लीकेंट जो है उनको जरूरत है वहां पे फाइंड करने की वेज टू डिफाइन, कि वो डिफाइन करें जो मेक देम डू वेल इन देयर वर्क, जो कि उनको उनके वर्क में अच्छा करने में हेल्प करेंगी। तो इसका आंसर हमारे पास क्वालिटीज है 17 का। अगर हम देखें 17 की लोकेशन है हमारे पास लास्ट में इसी पैराग्राफ में, दिस इजंट अबाउट मेकिंग अनसपोर्टेबल स्टेटमेंट, इट इज अबाउट चूजिंग वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटीज दैट ड्राइव योर सक्सेस। मतलब कि हमें वहां पे डिस्क्राइब करने की जरूरत है ऐसे वर्ड जो कि आपकी क्वालिटीज को डिस्क्राइब करे जिससे आपको सक्सेस मिल सके। सो आंसर हमारे पास क्या है क्वालिटीज, कि आपको वहां पे डिफाइन करना पड़ेगा एप्लीकेंट्स को अगर वो चाहते हैं वो अपना काम अच्छे से करें। 18 है इट कैन बी हेल्पफुल फॉर एप्लीकेंट्स टू ट्राई टू बेस द कंसिडरेशन ऑफ देमसेल्व्स ऑन द डैश ऑफ अदर्स, उन्होंने बोला कि यहाँ पे हेल्पफुल होगा एप्लीकेंट्स को वो ट्राई करें बेस ऑफ कंसिडरेशन ऑफ देमसेल्व्स, कि अपने आप की जो कंसिडरेशन है ऑन द ऑफ डैश अदर, कि वो जो सोचते हैं वो उनको दूसरों की से भी कुछ लेना चाहिए, उसके ऊपर बेस्ड वो चीज होनी चाहिए। इसका आंसर है व्यू पॉइंट्स। 18 की लोकेशन हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ में है, राइटिंग अबाउट वन सेल्फ कैन समटाइम्स बी डिफिकल्ट, बोले कि अपने आप में लिखना या किसी के बारे में लिखना कई बार मुश्किल होता है। इट इन्वॉल्व्स एबिलिटी टू सी योर सेल्फ फ्रॉम डिफरेंट पीपल्स व्यू पॉइंट्स, का मतलब अपने आप के बारे में या अपने आप को दूसरों के व्यू पॉइंट से देखना कई बार अच्छा होता है। इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या आ गया, इट कैन बी हेल्पफुल फॉर एप्लीकेंट्स टू ट्राई टू बेस द कंसिडरेशन ऑफ देमसेल्व्स ऑन द व्यू पॉइंट्स ऑफ अदर, के अपने आप को दूसरों के व्यू पॉइंट से देखना कई बार जहाँ अपने आप को उस अकॉर्डिंग डिफाइन करना इजी रहता है। तो आंसर हमारे पास आ गया व्यू पॉइंट्स। 19 है रिक्वेस्टिंग द इनपुट ऑफ अ डिपेंडेबल डैश कैन हेल्प एन एप्लीकेंट वर्क आउट देयर ओन गुड पॉइंट्स, उन्हें बोले कि रिक्वेस्ट करना कि जो इनपुट है ऑफ अ डिपेंडेबल, कोई डिपेंडेबल जो है कैन हेल्प, कि उनकी हेल्प कर सकता है एप्लीकेंट को वर्क आउट देयर ओन गुड पॉइंट्स, अपने गुड पॉइंट्स के ऊपर वर्क करने के लिए। इसका आंसर हमारे पास है कुलीग। इसकी लोकेशन भी हमारे पास सेम पैराग्राफ में है, आस्किंग अ कुलीग दैट यू ट्रस्ट इज ऑल्सो अ गुड वे टू फाइंड आउट हाउ अदर्स सी योर स्ट्रेंथ, तो उन्होंने बोला है कि दूसरों मतलब कुलीग से पूछना जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है, अपने आप को उसके बारे में देखना कि आप क्या आपकी स्ट्रेंथ है उसको देखना उसके तरीके से। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया कि अगर रिक्वेस्टिंग द इनपुट ऑफ अ डिपेंडेबल, कि जिसके ऊपर आप डिपेंडेबल हो और जहाँ आपके जो कुलीग हैं वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं अपने पॉइंट्स को अच्छे तरीके से उसके ऊपर वर्क करने में। नेक्स्ट है 20th, इट इज द बेस्ट टू अवॉइड द डैश used by many applicants when describing themselves in a CV, बोले कि वहाँ यहाँ पे बेस्ट रहता है, बहुत अच्छा रहता है अगर हम अवॉइड करेंगे जो कि किसी used by many applicants, जो किसी many applicants की कोई चीज यूज की हुई है when describing themselves in a CV, जब आप अपने आप को CV में डिस्क्राइब करें। इसका आंसर है glitches। इसकी लोकेशन है हमारे पास लास्ट पैराग्राफ में, ट्राई नॉट टू यूज क्लासिक रिक्रूटमेंट ग्लिचेस, एवरीवन सेज दैट हैव ग्रेट कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, दिस गेट्स इग्नोर्ड बाय रिक्रूटर्स, उन्होंने बोला कि हमने किसको नहीं यूज करना, नॉट यूज क्लासिकल रिक्रूटमेंट ग्लिचेस, इसका मतलब हम क्लासिकल मतलब अवॉइड करना है, मतलब यूज नहीं करना ग्लिचेस को, यूज बाय मेनी एप्लीकेंट्स व्हेन डिस्क्राइबिंग देमसेल्व्स इन अ सीवी। सो आंसर आ गया हमारे पास ग्लिचेस। नेक्स्ट है हमारे पास द वैल्यू ऑफ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एट वर्क, कि हमारे पास वैल्यू है कि हम किस तरह से अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे वर्क के ऊपर। इसमें भी हमारे पास क्या है दैट इज हमारे पास है कंप्लीट द नोट्स है हमारे पास, इसमें भी हमने वन वर्ड में आंसर देना है। तो हमारे पास है हाउ टू बिकम मोर ऑर्गेनाइज एट वर्क, कि हम किस तरह से ऑर्गेनाइज हो सकते हैं अपने काम के ऊपर। तो फर्स्ट हमारे पास है मेंटेनिंग ऑर्डर इन द वर्क एरिया इन्वॉल्व्स,
तो यहाँ पे हमारे पास कीपिंग द मिनिमम अमाउंट ऑफ नेसेसिटी, कि हमने किसी बहुत जरूरी चीज का जो अमाउंट है उसको कम रखना है। एंड पेपर वर्क, आंसर हमारे पास है इसका स्टेशनरी। तो इसकी लोकेशन हमारे पास है, फर्स्ट ऑर्गेनाइज योर वर्क प्लेस, डोंट अंडर एस्टिमेट टाइम लॉस्ट और स्ट्रेस कॉज फ्रॉम एन इनएफिशिएंट वर्किंग एनवायरनमेंट टू रीस्टोर ऑर्डर, कट डाउन डॉक्यूमेंट्स एंड स्टेशनरी टू द वेयर एसेंशियल्स। इसका मतलब कट डाउन हमने किसको करना है, किसको रिड्यूस करना है, कट डाउन करना है डॉक्यूमेंट्स को। डॉक्यूमेंट्स किसका सिनोनियम है, पेपर वर्क का। और हमने क्या करना है, स्टेशनरी, हमने स्टेशनरी जो है उसको भी, एसेंशियल जो है उसको ही हमने रखना है। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, नेसेसरी, स्टेशनरी एंड पेपर वर्क। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्टिंग द नंबर ऑफ पर्सनल डैश ऑन द वर्क सरफेस। इसके अलावा हमने कुछ पर्सनल है जिसके नंबर को हमने रिस्ट्रिक्ट करना है, जो कि वर्क सरफेस के ऊपर है। इसका आंसर हमारे पास है फोटोज। इसकी लोकेशन भी सेम पैराग्राफ में है। 1 or 2 केयरफुली सिलेक्टेड फोटोज टू मेक योर डेस्क फील लाइक होम आर फाइन। मतलब कि अगर आपके पास वहाँ पे एक या एक से ज़्यादा वहाँ पे मतलब फोटोज हैं, सिलेक्टेड फोटोज हैं, तो वो आपके मतलब डेस्क को एज अ होम तक की तरह बना सकती है और फाइन बना सकती है। अदरवाइज आपने बट अवॉइड टू मैनी, हमने बहुत ज़्यादा को अवॉइड करना है। इसका मतलब हमने क्या रिस्ट्रिक्ट करना है, नंबर ऑफ पर्सनल मतलब जो आपको होम लाइक फील करवाए फोटोज को, हमने वहाँ पे उसके नंबर को रिस्ट्रिक्ट करना है। नेक्स्ट है डिसाइडिंग ऑन सेंसिबल डैश फॉर थिंग्स दैट आर नीडेड रेगुलरली और हार्डली एवर। उन्होंने बोला कि यहाँ पे हमने कुछ डिसाइड करना है सेंसिबल जो है थिंग्स के लिए, जो कि हमें दैट आर नीडेड रेगुलरली, जो हमें रेगुलरली चाहिए, और हार्डली एवर जब बहुत कम चाहिए, तो हमने उसके लिए एक सेंसिबल कोई चीज जो है वो करनी है उन चीजों के लिए। तो इसका आंसर हमारे पास है लोकेशंस। इसकी लोकेशन है हमारे पास नेक्स्ट में, क्रिएट लोकेशंस वेयर यू विल कीप ऑल योर वर्क मटेरियल्स टू मेक रिट्रीवेबल इजी। इसका मतलब आप उसको इजीली ले सकते हो, यूज कर सकते हो। हमने उसके लिए क्रिएट करनी है लोकेशन। डू दिस लॉजिकली, तो हमने इसको लॉजिकली करना है, बेस्ड ऑन वेयर यू टेंड टू यूज द आइटम्स। फॉर एग्जाम्पल स्टोर स्पेयर कॉपी पेपर नियर द प्रिंटर, मूव आउटसाइड योर इमीडिएट रीच एनीथिंग यू यूज इनफ्रीक्वेंटली। सो इसका मतलब हमने वहां पे लोकेशंस को क्रिएट करना है। इसका मतलब आंसर क्या आ गया हमारे पास, डिसाइडिंग ऑन सेंसिबल लोकेशंस फॉर थिंग्स दैट आर नीडेड रेगुलरली और हार्डली एवर। जो हमको कभी कभी चाहिए या फिर रेगुलरली चाहिए, उसके हमने एक सेंसिबल लोकेशन वहां पे जो है डिसाइड करनी है। नेक्स्ट है प्लेसिंग कंटेनर्स ऑन द डेस्क आइडेंटिफाइड बाय डैश टू ऑर्गेनाइज ऑन ऑन गोइंग वर्क। वहां पे बोला है कि प्लेस किया है हमने कंटेनर्स को ऑन द डेस्क के ऊपर, जो आइडेंटिफाई किया है हमने किसी के द्वारा, आंसर है लेबल्स। टू ऑर्गेनाइज ऑन गोइंग पेपर वर्क, ताकि हमारा जो ऑन गोइंग पेपर वर्क है वो ऑर्गेनाइज है। इसका आंसर हमारे पास है लेबल्स। इसकी लोकेशन है हमारे पास ऐसे नेक्स्ट पैराग्राफ में, फ्रस्ट्रेशन ensues when you are searching for a client proposal but it is buried among random papers। उन्हें बोला है वहां पे फ्रस्ट्रेशन आपकी कहीं ना कहीं बढ़ेगी अगर जो आप सर्च कर रहे हो क्लाइंट प्रपोजल को, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपका दबा हुआ है रैंडम पेपर्स में। एलिमिनेट डेस्क chaos by using trays, magazine files or whatever you fancy and add clear labels such as in, out, for, action, current projects। इसका मतलब हमने वहां पे उनको लेबलिंग कर देनी है। इसका मतलब वहां पे क्या है, हमने उसको आइडेंटिफाई करना है। जो प्लेसिंग कंटेनर्स है हमारे पास लेबल्स के द्वारा। सो आंसर हमारे पास आ गया लेबल्स। नेक्स्ट है स्टोरिंग डॉक्यूमेंट्स इफ देयर इज एन ऑफिशियल डैश टू डू सो। बोले कि हमने स्टोर करना है डॉक्यूमेंट्स को अगर वहां पे ऑफिशियल हमारे लिए कुछ है टू डू सो, ऐसा करने की। आंसर है रिक्वायरमेंट। इसकी लोकेशन है हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ में, बी ब्रूचुअली ऑनेस्ट अबाउट व्हाट यू मस्ट कीप। स्टडीज सजेस्ट दैट 80% ऑफ व्हाट वी फाइल इज नेवर असेस्ड अगेन। आस्क डू आई नो ऑफ अ टैक्स और लीगल रिक्वायरमेंट फॉर रिटेनिंग इट। उन्हें बोला कि हमने वहां पे काफी ज्यादा अपने आप से स्ट्रिक्टली जो ऑनेस्ट रहना है कि जो हमें मस्ट है कि जो हम अपने पास रखेंगे। उन्होंने बोला स्टडीज जो सजेस्ट करती है कि 80% ऑफ व्हाट वी फाइल, कि जो हमारे पास फाइल में है हम उसको दोबारा नहीं देखते या उसको नहीं देख सकते। हमने देखना है, पूछना है डू आई नो, अपने आप से पूछना है कि मुझे टैक्स और लीगल रिक्वायरमेंट में इस चीजों की जरूरत पड़ेगी रखने की, इस पेपर वर्क की जरूरत है कि नहीं है। इसका मतलब आंसर हमारे पास आ गया रिक्वायरमेंट। तो ऑफिशियल मतलब लीगल रिक्वायरमेंट है उनको ऐसा करने की, स्टोर करने की, तो हमने वो अपने आप से पूछना है। सो आंसर है रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है प्लानिंग अहेड इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इन जर्नल इट विल इम्प्रूव द एम्प्लॉयज डैश ऑन वर्क। उन्होंने बोला कि इन जर्नल जो है हम इम्प्रूव करेंगे एम्प्लॉयज की कोई जो चीज है ऑन वर्क। आंसर है हमारे पास फोकस।
इसकी लोकेशन है हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ में। प्लानिंग, इफेक्टिव प्लानिंग, प्लान योर वर्क, वर्क योर प्लान। Time spent planning saves untold hours of execution. Implementing regular planning strategies will sharpen your focus. इसका मतलब sharpen मतलब उसको improve करती है, thereby keeping you on track with your work. इसका मतलब आप on track अपने work के ऊपर रहते हो, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया? Focus आ गया। नेक्स्ट है थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट डेज वर्क एंश्योर्स इंपॉर्टेंट डैश आर गिवन ड्यू अटेंशन। मतलब कि थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट डेज वर्क, कि हमने नेक्स्ट डे के वर्क के ऊपर देखना है और इंश्योर करना है कि इंपॉर्टेंट क्या जो चीज है उनको हमने अटेंशन देनी है। आंसर है हमारे पास टास्क। इसकी लोकेशन है हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ में, सेकंड लास्ट में। स्टार्ट प्लानिंग टुडे फॉर टुमारो, नियर द क्लोज ऑफ ईच वर्क डे इम्प्लीमेंट अ 10 to 15 मिनट रूटीन टू रैप अप लूज एंड्स एंड प्रायोरिटाइज की टास्क। इसका मतलब हमारे पे प्रायोरिटाइज करना है, हमें पहल देनी अपने की मतलब इंपॉर्टेंट जो टास्क है। अ गुड प्लान फॉर टुमारो अलाउज यू टू क्लियर योर हेड एंड एंजॉय योर इवनिंग। मतलब कि जो गुड प्लान है हमारे कल के लिए जो हमें अलाउ करता है यू टू क्लियर योर हेड एंड एंजॉय योर इवनिंग, कि आप अपने दिमाग को क्लियर रखोगे और आप अपने इंजॉय करोगे अपनी इवनिंग को। कहने का मतलब हमने पहले ही प्लान कर लिया, इसका मतलब हमने वहां पे इंपॉर्टेंट टास्क जो है उनको देख लेना। इसका मतलब इंपॉर्टेंट मतलब की हो गया, टास्क आर गिवन ड्यू अटेंशन। तो आंसर हमारे पास आ गया टास्क। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। तो नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर चलते हैं। अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन माइनिंग सेफ्टी। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि एक बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई है हमारे पास माइनिंग सेफ्टी में। तो यहाँ पे हमने लिस्ट ऑफ हेडिंग देखना है। तो फर्स्ट जो है ए पैराग्राफ, इसका आंसर हमारे पास फोर्थ है। अ न्यू डेंजर कॉज बाय डेवलपमेंट्स इन माइनिंग, कि हमारे पास कोई न्यू डेंजर आया है, वहां पे आया था जो डेवलपमेंट हुई थी माइनिंग में। इसकी लोकेशन हमारे पास अगर हम देखें फर्स्ट पैराग्राफ में सारा ही उन्होंने कोल हैज बीन यूज्ड एज सोर्स ऑफ फ्यूल फॉर ओवर 5000 years, but for most of the time it was probably gathered from places where it was exposed on the surface of the ground. It is possible that the Romans undertook, तो यहाँ पे उन्होंने उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताई है। अगर हम आगे देखें, इनिशियली कोल माइंस वर फेयरली शैलो, कि वो ज़्यादा बहुत कम डीप होती थी, बट दे क्विकली रीच द पॉइंट वेयर आर्टिफिशियल लाइटिंग वॉज नेसेसरी। लेकिन बोला कि बहुत जल्दी से वो वहाँ उस पॉइंट तक पहुंच गई जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें लाइटनिंग की जरूरत पड़ने वाली थी। एट फर्स्ट द लाइट्स यूज वुड हैव बीन नो डिफरेंट फ्रॉम दोज यूज डोमेस्टिकली। तो उन्होंने बोला कि जो वहाँ पे लाइट्स थी हमने यूज़ की हैं वो डिफरेंट नहीं थी फर्स्टली जो हम डोमेस्टिकली घर पे उनको यूज़ करते थे, कैंडल्स और सिंपल ऑयल लाइट। बट एज कोल माइंस बिकम डीपर माइनर्स एनकाउंटर्ड अ न्यू एंड टेरिबल प्रॉब्लम, fire damp. This was a natural gas principally consisting of methane that exploded on contact with the nagged flame. The first known major fire damp explosion which killed 99 people took place in Belgium in 1514, and as new technology was used to mine at increasingly deep levels. So इसका मतलब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम की बात की है कि वहाँ पे उन्होंने जब यूज किया वहाँ पे डीप हुई माइंस, तो ये प्रॉब्लम वहाँ पे स्टार्ट हुई। तो इसका आंसर हमारे पास सूटेबल है फोर्थ है, एक नया डेंजर आया जब डेवलपमेंट हुई माइनिंग में। नेक्स्ट है 29, आंसर है 6, अर्ली अटेम्प्ट्स टू प्रोवाइड लाइटनिंग विदाउट फ्लेम्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें नेक्स्ट पैराग्राफ में, तो यहाँ पे द सिंपलेस्ट सोल्यूशन वाज टू इम्प्रूव द वेंटिलेशन ऑफ द माइन। मैनी माइंस हैड ओनली वन शाफ्ट लीडिंग फ्रॉम द surface डाउन टू द वर्किंग एरिया बिलो। वेंटिलेशन कुड बी इम्प्रूव, बट what was really needed was a safe lamp that could not ignite fire damp. The earliest forms of safety lighting sought to produce light without using a nagged flame. तो यहाँ पर उन्होंने सारी nagged flame की बात की है और lightning की बात प्रोवाइड करने की बात की है। One early method tried to utilize, उन्होंने यहाँ पे बात की, और यहाँ पे alternative was device invented in 1750। तो यहाँ पे उन्होंने कहीं ना कहीं सारी lightning प्रोवाइड करने की बात की है अर्ली पीरियड में। तो आंसर जहाँ अर्ली अटेम्प्ट्स हुई हैं उसकी, तो आंसर हमारे पास आ गया 6। 30th है सी, इसका आंसर है 3, ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ द नीड टू इम्प्रूव कंडीशंस फॉर माइनर्स। तो अगर यहाँ पे देखें 1810 में यहाँ पे उन्होंने एक इंसिडेंस बताया कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई थी, यहाँ पे मतलब कि वहाँ पे काफ़ी डेथ्स हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है मतलब माइनर्स जो थे उसको बंद नहीं कर रहे थे माइंस को जो है, क्योंकि उनका लिवलीहुड थी वो चीज़। और यहाँ पे उन्होंने बात की कि हाउ एवर द क्लैरिकल मेडिकल एंड मेडिकल जो है हमारे पास लीगल प्रोफेशन वर बिगिनिंग टू टेक नोटिस। तो उन्होंने इस चीज़ को जो है नोटिस करना शुरू किया। आफ्टर 92 men and boys were killed in 1800 by the explosion of the falling colliery in the
Northern England, several professional people took action and society was set up to raise funds for the discovery of new methods of lightning. इसका मतलब यहाँ पे वो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद इन लोगों ने वहां पे उसको नोटिस करना शुरू किया, उसके बारे में एक सोसाइटी सेटअप की कि फंड्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए ताकि लाइटनिंग वहां पे प्रोवाइड हो सके. सो आंसर आ गया ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ नीड टू इम्प्रूव कंडीशंस फॉर माइनस के उस इंसिडेंट्स के बाद वहां पे अवेयरनेस स्टार्ट हुई कि उनकी कंडीशन को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए. सो आंसर आ गया 3. 31 डी का आंसर 1 है. द कंट्रोवर्सी ओवर 2 वर्जन्स ऑफ एन इन्वेंशन, कि वहां पे कंट्रोवर्सी थी, कोई दो वर्जन्स वहां पे आई थी इन्वेंशन की, उसके बारे में. इसका आंसर अगर हम देखें डी का, यहाँ पे है एज अ लीडिंग केमिस्ट ऑफ द डे एंड एन एक्सपर्ट ऑन गैसेस सर हम्फ्री डेवी वाज अ नेचुरल चॉइस फ्रॉम होम टू सीक हेल्प एंड ही वाज अप्रोच्ड बाय द सोसाइटी इन 1815. तो यहाँ पे अगर हम देखें आगे जाके उन्होंने स्टीफनसन की भी बात की है. हाउएवर अ फ्यू वीक्स प्रायर टू, उससे पहले उन्होंने बोला कि उसने भी एक वहाँ पे जो है डिजाइन और डेमोन्स्ट्रेट की थी लैम्प बेस्ड ऑन द सेम साइंटिफिक प्रिंसिपल. आफ्टर मच डिस्कशन एंड आर्ग्यूमेंट he was eventually recognized as deserving equal credit for the discovery, but the time needed for this recognition to be given meant that the minor safety lamp had already been called the Davy's lamp and is still called that today. तो यहाँ पे उन्होंने 2 वर्जन्स की बात की जो लैंप बनाया गया, उसकी कंट्रोवर्सी की बात की है. तो आंसर आ गया हमारे पास 1. नेक्स्ट है ई, आंसर है 8. अ पर्सन हुज वर्क नेवर रिसीव्ड फुल रिकॉग्निशन, बोले कि एक पर्सन जिसकी वर्क को फुल रिकॉग्निशन नहीं मिली, पहचान नहीं मिल जाए, उसको कोई भी जानता नहीं उसके वर्क के लिए. यहाँ पे अगर हम बात करें, सारा ने बात की है कि वहां पे सारा, लेकिन उन्होंने रॉयल डॉक्टर विलियम रेड की बात की है, क्लेनी की, हु इज इन 1813 हैड बीन अवॉर्डेड अ सिल्वर मेडल फॉर रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स मैन्युफैक्चर एंड कॉमर्स फॉर हिज ओन वर्जन ऑफ सेफ्टी लैम्प. क्लेनी इज फर्स्ट लैम्प उन्होंने यहाँ पे बात की, बट रादर देन सीकिंग टू ग्लोरी हिज इन अचीवमेंट ही रिकॉग्नाइज दिस डेफिशिएंसीज एंड कंटिन्यू टू वर्क टू इम्प्रूव. अगर लास्ट लाइन आप यहाँ पे देखोगे तो वहां पे बोला है कि हम्फ्री डेवी विजिटेड हिम 1850 शॉर्टली बिफोर कंप्लीटिंग द डिजाइन फॉर हिज ओन सेफ्टी लैम्प, बट टू दिस डॉक्टर क्लेनी रिमेन्स अ फॉरगॉटन हीरो. लेकिन बोला कि यहाँ पे जो है डॉक्टर क्लेनी जो है वो रिमेन रहा, मतलब वहां पे कहीं ना कहीं वो फॉरगॉटन हीरो जिसको सभी भूल गए हैं. सो इसका मतलब उसके जो काम थे उसको कोई भी रिकॉग्निशन नहीं मिली. सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया. नेक्स्ट है हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स. इसमें हमारे पास है 1 वर्ड में आंसर हमें देना है. द प्रॉब्लम ऑफ प्रोवाइडिंग आर्टिफिशियल लाइटनिंग इन कोल माइंस. यहाँ पे उन्होंने बोला है कोल माइंस इन यूरोप ओनली रियली डेवलप फ्रॉम द 13th century. एज दे बिकम डीपर द मेथड्स यूज फॉर लाइटनिंग देम created a sources of risk of dash due to the presence of fire damp. तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे मतलब जैसे जैसे वो डीप होती गई वैसे वैसे जो है वहां पे खतरा बढ़ता गया कि कोई चीज फायर डैम की प्रेजेंस में कुछ हो सकता है. सो आंसर क्या है, रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन. इसकी लोकेशन अगर हम देखें हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ में ही है. अगर हम देखें सेकंड पैराग्राफ में फर्स्ट के ए में, this was a natural gas principally consisting of methane that exploded on the contact with the net flame. The first known major fire damp explosion which killed 99 people took place in Belgium in 1514, and as new technology was used to mine at increasingly deep level that problem got worse. तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोल रहा है कि फर्स्ट नोन जो मेजर फायर डैम एक्सप्लोजन हुआ था उसमें 99 जो लोग थे वो मरे थे. बेल्जियम में जो हुआ था 1514 में, तो वहां पे एक न्यू टेक्नोलॉजी को यूज किया माइन में, जो कि काफी ज्यादा डीप लेवल्स के ऊपर उसको यूज किया, और जैसे जैसे उसको यूज किया गया प्रॉब्लम्स और बर्स्ट होती गई. इसका मतलब वहां पे फायर डैम एक्सप्लोजन हुआ. तो यहाँ पे क्या था कि जैसे जैसे जो डीप होती गई माइनिंग, तो वहां पे लाइटनिंग को यूज करने या क्रिएट करने जो सीरियस एक्सप्लोजन का वो फायर डैम की वजह से इंक्रीज होता गया. तो आंसर हमारे पास आ गया एक्सप्लोजन. नेक्स्ट है वन सोल्यूशन वाज टू इम्प्रूव वेंटिलेशन बाय सेपरेटिंग द डैश इनटू 2 पार्ट्स. उन्होंने बोले नेक्स्ट कि हमारे पास एक सोल्यूशन था वहां पे कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं वेंटिलेशन को सेपरेट करके, अलग अलग करके, किसी एक चीज को 2 पार्ट्स में करके. इसका आंसर हमारे पास है शाफ्ट. इसकी लोकेशन हमारे पास है दैट इज इन द बी पैराग्राफ में. द सिंपलेस्ट सोल्यूशन, तो ऊपर जो प्रॉब्लम बताई थी कि वहां पे एक्सप्लोजन होता था, फायर डैम एक्सप्लोजन, जो उन्होंने वहां पे फायर जो है लैंप्स को यूज किया था, तो उसका सिंपलेस्ट सोल्यूशन बी पैराग्राफ में बताया वाज टू इम्प्रूव द वेंटिलेशन ऑफ द माइन. मेनी माइंस हैड
only one shaft leading from the surface down to the work area below. Ventilation could be improved to some extent by dividing this into the down car. तो वहां पे एक शाफ्ट थी जो कि लीड आगे जाती थी सरफेस डाउन, जो वर्किंग एरिया में जाती थी. तो वहां पे जो वेंटिलेशन में बोला कि वो इम्प्रूव की जा सकती थी. किस तरह से? अगर उसको किसी हद तक डिवाइड कर दिया जाए. दिस मतलब उस शाफ्ट की बात हो रही है कि उसको डिवाइड कर दिया जाए दैट इनटू द डाउन कार. तो आंसर हमारे पास क्या आ गया? शाफ्ट. Now come to the next question, that is हमारे पास है however better lighting was also needed. One suggestion was to use chemical found in the skins of fish, but this was found to be unsafe. वहाँ पे जरूरत है, हमें बेटर लाइटनिंग की जरूरत थी, पर वहाँ पे एक सजेशन दिया गया कि यूज किया जाए केमिकल जो है, जो किसकी स्किन में मिलता है? फिश की स्किन में, बट वो ये अनसेफ था इसको यूज करना. Another possibility was a device which created dash. तो नेक्स्ट हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या थी कि हम डिवाइस यूज करें कि जो क्रिएट करती है कुछ, एज इट वॉज बिलीव दीज वुड नॉट इग्नाइट द गैस. कि उन्होंने बोला हम वहां पे कोई डिवाइस यूज करके जो क्या कोई चीज क्रिएट नहीं करती है, लेकिन हम बिलीव करते हैं कि वो वहां पे इग्नाइट नहीं करेगी. मतलब इट वॉज बिलीव, इसको बिलीव किया गया वहां पे, मतलब यकीन था कि वो इग्नाइट मतलब नहीं बढ़ाएगी गैस को. इसका आंसर है हमारे पास स्पार्क्स. इसकी लोकेशन है हमारे पास, दैट इज इन द पैराग्राफ. अगर हम देखें नेक्स्ट इसी बी पैराग्राफ के लास्ट पैराग्राफ में इसकी लोकेशन है, that is last में. But worst of all, it was not in fact safe and numerous accidents were caused when the sparks ignited fire them. तो यहाँ पे उन्हें पहले बोला था कि डिवाइस हैड मेजर ड्रॉबैक्स थी. यहाँ पे उन्होंने बोला था कि हम उसको यूज करें जो मतलब वहां पे था, तो वहां पे एक्स्ट्रा मैन पावर की जरूरत पड़नी थी. तो यहाँ पे हमारे पास है कि वो क्या करती थी? caused when the sparks ignite, nonetheless it was considerable to be the least dangerous form of lightning at that time. वहां पे चाहे वो स्पार्क्स थी, वो मतलब वहां पे उसको फायर डैम को इग्नाइट करेगी, मतलब वहां पे फायर आग लग सकती है, लेकिन यहाँ पे जो है वो फिर भी लेस डेंजरस है. इसका आंसर हमारे पास आ गया, दैट इज स्पार्क्स. Okay, next one is however this required additional dash as well as maintenance and replacement and it was also unsafe. तो यहाँ पे पर उन्होंने बोला है कि चाहे वहाँ पे रिक्वायर्ड थी एडिशनल कुछ हमें चाहिए as well as maintenance and replacement and it was also unsafe, लेकिन ये unsafe भी है. इसका आंसर हमारे पास है मैन पावर. सेम पैराग्राफ में ऊपर है, द दिस डिवाइस हैज मेजर ड्रॉबैक. क्या है? एक्स्ट्रा. एक्स्ट्रा मतलब एडिशनल मैन पावर हैड टू बी यूज्ड टू ऑपरेट इट कंटिन्यूअसली एंड इट आल्सो रिक्वायर रेगुलर मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट. सो आंसर हमारे पास क्या आ गया? मैन पावर. अब यहाँ पे हमारे पास आंसर ऊपर नीचे थे, यहाँ पे सीक्वेंस नहीं फॉलो हुई, तो हमने देखना है कि समरी ब्लैंक्स में समटाइम्स सीक्वेंस फॉलो नहीं होती, केवल आंसर आपके ऊपर नीचे उसकी लोकेशन हो सकती है. सो यू हैव टू गो विद द आपके पास कीवर्ड जो आपने उनको देखना है. ओके, लास्ट कम टू द 37 to 40 क्वेश्चंस हमारे पास है एमसीक्यूज. दैट इज व्हाट डज द राइटर से अबाउट माइन ऑनर्स इन 1810. तो बोला कि राइटर ने क्या बोला है माइन ऑनर्स के बारे में 1810 में. इसका आंसर है मोस्ट ऑफ देम डिसरिगार्डेड सेफ्टी इश्यूज. तो यहाँ पे हमारे पास है लोकेशन सी पैराग्राफ में. बाय अबाउट 1810 द प्रॉब्लम वॉज बिकमिंग एक्यूट, की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई. एंड इन सम एरियाज केसेस देयर वाज नो अल्टरनेटिव टू वर्किंग इन द डार्क. सम माइंस वर बीइंग फोर्स्ड टू स्टॉप प्रोडक्शन. तो यहाँ पे कुछ जो माइंस थी उसने काम करना बंद कर दिया था विद सीरियस इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द माइन ऑनर्स. और इसके काफी ज्यादा फाइनेंशियली जो कॉन्सिक्वेंसेज है इकोनॉमिक मतलब प्रॉफिट की तरफ से देखे तो माइन ऑनर्स के लिए एंड लोकल कम्युनिटीज. दिस जर्नल्स response however was to keep going and reluctantly accept the inevitable. That's लेकिन उन्होंने बोला कि यहाँ पे जर्नल रिस्पॉन्स क्या आया कि वहां पे उन्होंने माइन ऑनर्स ने क्या किया, इस चीज को इग्नोर किया और उन्होंने रिलक्टेंटली हेजिटेटली इस चीज को एक्सेप्ट किया कि वो जहाँ पे जो डेथ थी उनको रोका नहीं जा सकता फॉर इग्निशन ऑफ द फायर डैम एज अ रिग्रेटेबल. तो उन्होंने बोला ये चीज काफी ज्यादा बुरी थी बट नॉट स्पेशली मार्केबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ कोल माइनिंग. उन्होंने बोला कि एक काम बहुत ज्यादा रिमार्केबल अच्छा कॉन्सिक्वेंस नहीं था, रिजल्ट नहीं था कोल माइनिंग का. तो इसका मतलब मोस्ट ऑफ देम रिगार्डेड सेफ्टी इश्यूज. तो उन्होंने सेफ्टी इश्यूज को ध्यान में नहीं रखा. सो आंसर हमारे पास क्या है? ए आ गया.
Next है 38. According to the writer, that was the significance of explosion of the Failing Colliery in 1810. तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट वहाँ पे एक एक्सप्लोजन मतलब धमाका हुआ था फैलिंग में 1810 में, उसका क्या मतलब इम्पोर्टेंस थी। इसका आंसर बी है, इट लेड टू चेंज इन पब्लिक एटीट्यूड्स इन माइनिंग सेफ्टी। अगर हम देखें 18 इसकी लोकेशन हमने पहले भी इसको रीड किया था सी पैराग्राफ में ही, नेक्स्ट पैराग्राफ में था जहाँ पे उन्होंने बोला था 1812 में वहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ था जहाँ पे 92 मैन और बॉयज जो है किल हो गए थे। तो उससे पहले उन्होंने बोला था वहाँ पे क्लैरिकल, मेडिकल और लीगल प्रोफेशंस जो थे उन्होंने इस चीज को नोटिस करना शुरू कर दिया था और वहाँ पे एक सोसाइटी सेटअप हो गई थी। तो उन्होंने रेज किया था फंड जहाँ पे डिस्कवरी हो सके नई लाइटनिंग की मेथड्स की वेंटिलेशन माइनिंग में करने के लिए। तो इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज बी, कि इससे क्या हुआ, पब्लिक एटीट्यूड्स में जो माइनिंग सेफ्टी की वहां पे चेंज आना शुरू हो गया था। सो आंसर हमारे पास आ गया बी। 39th है, the lamp presented by Davy was safer than previous methods of lightning because its flame। बोले जो लैम्प था वहां पे प्रेजेंटेड था डेवी ने, वो सेफर था प्रीवियस मेथड्स ऑफ लाइटनिंग बिकॉज इट्स फ्लेम जो थी, आंसर है डी, कुड नॉट पास बियॉन्ड द मैश स्क्रीन, कि जो उसकी जो लाइट जो फ्लेम थी वो मैश लाइट से जो आगे नहीं जा सकती थी। इसका आंसर हमारे पास है डी। 39 की अगर हम लोकेशन देखें हमारे पास डी पैराग्राफ में है। अगर हम यहाँ पे देखें, द जनरल बिलीफ नाउअडेज इज दैट ही वाज द इन्वेंटर ऑफ द फर्स्ट माइनर सेफ्टी लैम्प इन विच द फ्लेम वाज एनक्लोज्ड बाय द मैश स्क्रीन कंटेनिंग वेरी स्मॉल होल्स। वहां पे बहुत छोटे छोटे शेक थे। एयर कुड एंटर द लैम्प थ्रू द होल्स, एयर आ सकती थी बट दे वर टू small to allow the flame of the lamp to pass through them and ignite any fire damp present in the mine tunnels। तो उन्होंने बोला कि वहां पे लेकिन वो शेक इतने ज्यादा छोटे थे कि वो वहां पे जो फायर जो थी उसको फायर डैम्प को इग्नाइट नहीं कर सकती, मतलब फायर नहीं, वहां पे जो फ्लेम थी वो वहां पे पास होके जो है फायर डैम्प नहीं कर सकती थी या उसको इग्नाइट नहीं कर सकती थी जो उस माइन टनल्स में। तो इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या है, आंसर डी है, कुड नॉट पास बियॉन्ड द मैश स्क्रीन, की जो फ्लेम थी वो वहां पे मैश स्क्रीन से बाहर नहीं जा सकती थी। ओके 40th है, व्हाट डज द राइटर से अबाउट डेवी एंड स्टेफसन। उन्होंने बोला कि स्टेफहैंसन और डेवी के बारे में राइटर ने क्या बोला। इसका आंसर है डी है, स्टेफहैंसन प्रोड्यूस अ वर्किंग एग्जांपल ऑफ सेफ्टी लैम्प बिफोर डेवी, के जो स्टेफहैंसन था उसने प्रोड्यूस कर दिया था जो सेफ्टी लैम्प था बिफोर डेवी। इसका आंसर डी है। अगर हम इसको देखें डी पैराग्राफ में, यहाँ पे उन्होंने बोला था कि डेवी ने क्या किया था, पेपर डिस्क्राइब किया था जो लैम्प उसने दिया था, लेकिन उससे पहले ही स्टेफनसन ने क्या कर दिया था, हैड इंडिपेंडेंटली, उससे बिना कोई हेल्प लिए, बिना कुछ उससे मिले, उसने डिजाइन कर दिया था एक जो है लैम्प, जो लैम्प उसको एक डिजाइन कर दिया था। तो इसका मतलब क्या है, स्टेफनसन ने जो डेवी से पहले उसको डिजाइन कर दिया था। सो आंसर हमारे पास सुटेबल आ गया, दैट इज डी। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज रीडिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।